गुड आफ्टरनून एवरीवन। बायोलॉजी में हम लोग चैप्टर 6 में प्राणी संपोषण के विभिन्न चरणों के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें से पहला जो चरण था वह था अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण में हम लोगों ने पढ़ा कि कोई भी भोजन मुंह के अंदर रखना और उसको दांतों द्वारा चबाकर अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। यह किसके अंतर्गत आता है? अंतर्ग्रहण के अंतर्गत आता है। तो सेकंड में है पाचन। दूसरा जो चरण है उसका क्या नाम है? पाचन। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो भी पहला चरण में जो भी भोजन का टुकड़ा जो था वह ग्रसिका के माध्यम से कहाँ पहुँचता है? आमाशय में पहुँचता है। ठीक है, आमाशय में पहुँचने के बाद ही उसमें क्या आता है? पाचन का काम शुरू हो जाता है। तो लिखेंगे भोजन के टुकड़ों को आमाशय, जिसको बोलते हैं पेट, में ले जाने के लिए ग्रसिका, जो गला में जो नली रहता है, जो भोजन के टुकड़ों को ले जाने में मदद करता है, उसको क्या बोलते हैं? ग्रसिका। तो भोजन के टुकड़ों को आमाशय में ले जाने के लिए ग्रसिका कार्य करता है। उसके बाद क्या होता है? तो आमाशय के दीवारों, आमाशय के दीवारों में उपस्थित जठर ग्रंथियों में कुछ एंजाइम निकलते हैं जो पाचन कार्य शुरू करते हैं। ठीक है, तो मुंह से जो भोजन का टुकड़ा आमाशय तक पहुंचता है, ठीक है, इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पाचन कहते हैं। यहाँ से पाचन की क्रिया क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसमें कुछ मेन पॉइंट सब लिख लो जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। जो हम लोग जठर ग्रंथि पढ़े ना, तो इसमें जो एंजाइम्स निकलते हैं, तो कौन कौन एंजाइम्स निकलते हैं ये एग्जाम में आ सकता है कि जठर ग्रंथियों में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे जठर ग्रंथियों में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन और श्लेष्मा एंजाइम पाए जाते हैं।
ठीक है। तो जठर ग्रंथि में जो पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है उसका क्या काम है, तो उसी को लिखते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl भोजन द्वारा आए हुए सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है तथा भोजन को अम्लीय माध्यम में बदल देता है। ठीक है। एग्जाम में कभी भी पूछेगा कि पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है उसकी क्या भूमिका होती है, तो उसका मेन जो है दो ही काम है। पहला काम है भोजन में जो हम लोग खाते हैं भोजन, तो सूक्ष्म जीव तो हम लोग को दिखता नहीं है। कभी कभी भोजन खाते हैं, ठंडा खाना खाते हैं, चाहे कहीं बाजार का ठंडा खाना खाते हैं, तो क्या होता है खाना के साथ साथ सूक्ष्म जीव भी पहुंच जाता है, तो हम लोग दिखा नहीं पड़ता है। तो जब वो सूक्ष्म जीव द्वारा भोजन पहुंचता है आमाशय में, तो आमाशय के जठर ग्रंथियों से क्या निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। यह क्या करता है, उस भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है तथा भोजन को अम्लीय माध्यम में बदल देता है। क्योंकि हमारे शरीर में भोजन जब तक अम्लीय माध्यम में थोड़ा नहीं बनेगा तब तक पाचन की क्रिया शुरू नहीं होगा। ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का पाचन। अब अगला जो है पॉइंट, अगला जो पाचन के चरण में अगला जो है होता है काम, वो क्या होता है, अवशोषण। अवशोषण मतलब समझ ही रहे हो, कोई भी चीज़ को एब्जॉर्ब यानी अवशोषित होना यानी सोखना, खींचना। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि भोजन जो भी हम लोग करते हैं, इतने तरह के भोजन, जैसे दाल खाते हैं, तो दाल में प्रायः क्या पाया जाता है, प्रोटीन। तो प्रोटीन तो उसमें मिला हुआ है दाल में, तो उस प्रोटीन को प्रोटीन तो शरीर के लिए आवश्यक है। तो दाल के साथ तो प्रोटीन अंदर चला गया, तो दाल में पानी भी रहता है, बहुत सारा अपशिष्ट पदार्थ भी रहता है, और साथ में प्रोटीन तत्व भी मिला हुआ रहता है। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, उस दाल से प्रोटीन को अवशोषित कर लिया जाता है। यह हम लोग एक सिर्फ एग्जाम्पल लिए दाल का। ठीक है। जितने भी चीज़ हम लोग खाते हैं खाना में, उसमें बहुत सारे अलग अलग पोषक तत्व होते हैं, तो सबका अवशोषण होना, सभी पोषक तत्वों का अवशोषण होना ही क्या कहलाता है, अवशोषण। तो लिखेंगे भोजन का आवश्यक पोषक तत्वों में रूपांतरण और उनका अवशोषण होने की प्रक्रिया अवशोषण कहलाती है। ठीक है। तो हम लोग का थर्ड पॉइंट भी हो गया, क्या बोलते हैं, अवशोषण भी हो गया। यानी जो भी हम लोग भोजन में जो भी पोषक तत्व उसमें मिले हुए रहते हैं, सबको क्या कर लिया जाता है, इस चरण में अवशोषित कर लिया जाता है उसका उपयोग करने के लिए। ठीक है।
तो अगला जो है चरण, ये तो अवशोषित कर लिया, ठीक है, अवशोषित कर लिया गया शरीर के अंदर। अब उसका उपयोग होना है, तो उसका उपयोग होने के लिए भी अगला चरण हो गया। इसमें तो सिर्फ अवशोषित हुआ, अब इसका उपयोग होने के लिए अगला चरण है, ठीक है। कौन सा चरण है? उसका नाम है स्वांगीकरण। 4 नंबर में क्या है? स्वांगीकरण। स्वांगीकरण देखो, पाचन के लिए चाहे प्राणी संपोषण में हम लोग जितने भी चरण 5 चरण लिखे हैं, उस 5 चरण को स्टेप बाय स्टेप याद रखना बहुत ज़रूरी है। काहे कि यही 5 स्टेप जो होता है, स्टेप बाय स्टेप जो है, इसी तरह से हम लोग का शरीर में पाचन की क्रिया संपन्न होती है। तो इसको इधर उधर याद करना नहीं है, इसको जैसे जैसे नंबर में लिखा हुआ है, जैसे 1 नंबर में क्या था, तुम्हारा अंतर्ग्रहण था, तो 1 में अंतर्ग्रहण, उसके बाद पाचन, उसके बाद अवशोषण, उसके बाद स्वांगीकरण, उसके बाद जो है बहिक्षेपण चाहे बहिष्करण भी है, और लास्ट चरण है, ठीक है। तो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप याद रखना है, इस पॉइंट को इधर उधर याद नहीं रखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो अगला जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, वो है स्वांगीकरण, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लिखेंगे अवशोषण से प्राप्त आवश्यक, अवशोषण से प्राप्त आवश्यक तत्व का कोशिकाओं तक पहुंचना और उनका कोशिकीय श्वसन के लिए उपयोग होना क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है, ठीक है। तो अभी हम बताए थे कि अवशोषण जो कर लिया जाता है शरीर के अंदर, उसका उपयोग होना आवश्यक है। उपयोग होगा तभी हम लोग का शरीर में उसका काम आएगा, हम लोग को ऊर्जा मिल जाएगी। अवशोषण नहीं होगा, पाचन नहीं होगा, तो क्या होगा, हम लोग के शरीर के लिए वह पदार्थ व्यर्थ हो जाएगा। तो स्वांगीकरण चरण में क्या होता है, जितना भी अवशोषित होता है आवश्यक पोषक तत्व, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण, वसा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ये सब जो भी अवशोषित हुआ है उसका जो उपयोग होता है शरीर के विभिन्न कामों के लिए कोशिकाओं द्वारा, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्वांगीकरण, ठीक है। अब हम लोग का लास्ट जो है, लास्ट ऑप्शन है वो है बहिष्करण। तो अगला पॉइंट लिखो, 5वें चरण में क्या है? बहिष्करण। तो जो भी भोजन हम लोग किए, ठीक है, चाहे शाकाहारी किए चाहे मांसाहारी किए, जैसा भी भोजन किए, फल खाएं, कुछ भी खाएं, तो उनसे सारा चीज़ आवश्यक पोषक तत्व हम लोग के शरीर के अंदर चला गया, ठीक है। तो उस भोजन के पास जो भी पोषक तत्व अवशोषित हो गया, उसके बाद जो कुछ अनपचा भोजन बच गया, यानी बिना पोषक तत्व युक्त जो भी पदार्थ बच गया शरीर के अंदर, उसका तो शरीर के अंदर कोई काम नहीं है, क्योंकि शरीर के अंदर वही पदार्थ काम आता है जो कि शरीर को उससे लाभ मिल सके, ठीक है। तो भोजन करने के बाद भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों का अवशोषण होने के बाद कुछ व्यर्थ पदार्थ बच जाते हैं। उन व्यर्थ पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। तो शरीर से बाहर निकालने के लिए भी शरीर में मार्ग बनाए गए हैं, ठीक है।
क्योंकि उनको अंदर रखने से शरीर को क्या हो सकता है, हानि हो सकता है। तो वही जो अंतिम चरण है पाचन का, वह है बहिष्करण, यानी व्यर्थ पदार्थ जो बच जाते हैं शरीर के अंदर, जिसमें कोई पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं, उनको शरीर से बाहर क्या किया जाता है, निकालना जाता है। ठीक है, और ये हम लोग खुद नहीं निकालते हैं, शरीर में प्रक्रिया चलते रहता है, ये खुद अपने आप बाहर निकल जाता है। ठीक है, लिखेंगे मल और मूत्र के रूप में अनपचे भोजन के गुदा या मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से बाहर त्यागने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बहिष्करण कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का 5वां चरण। अब सारा भोजन हम लोग का पाचित हो चुका है। ये 5 चरण शरीर में जब गुजरता है तब हम लोग का कोई भी खाना पाचित होता है। ठीक है, जब कभी पेट खराब हो जाता है तो देखोगे कि हम लोग को बहुत कमज़ोरी आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि शरीर में कुछ खराबी हो जाने के कारण, पेट खराब हो जाने के कारण क्या होता है, ये 5 जो चरण है, ये 5 चरण संपन्न नहीं हो पाता है। उसमें से मुख्यतः ये चरण संपन्न नहीं हो पाता है, ये पाचन और अवशोषण और स्वांगीकरण। ठीक है, पाचन तक तो होता है लेकिन अवशोषण और स्वांगीकरण नहीं हो पाता है। ठीक है, जिसके कारण शरीर में अगर पोषक तत्व तो अवशोषित नहीं किए जाते हैं तो क्या होगा, हम लोग को कमज़ोरी लगता है। ठीक है, तो पेट खराब होने से ये 5 जो चरण है वो संपन्न नहीं हो पाते हैं। इसलिए स्वस्थ शरीर होने पर यह 5 प्रक्रियाएं चलते रहती हैं, तब जाके हम लोग का भोजन पाचित होता है और हम लोग को आवश्यक पोषक तत्व शरीर को मिलता है। तो इस पाचन में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है चित्र, तो तुम लोग शायद 8 क्लास में बनाए होगे। मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र। ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लेते हैं, BBI, क्योंकि एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो इसका चित्र तुम लोग खुद से बना लोगे, हम उस चित्र का एक नमूना दिखाते हैं, उसी तरह तुम लोग चित्र बनाओगे।